दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर पिच फॉर सिंप्लेक्स वेव इज इक्वल टू। तो दोस्तों सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग जो होती है उसमें जो कम्यूटेटर पिच होती है वो किसके इक्वल होती है? तो दोस्तों ये होती है हमारे एवरेज पिच के इक्वल। दोस्तों ये जो इक्वल होती है वो एवरेज पिच के इक्वल होती है। इन सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग द बैक पिच वाई बी एंड फ्रंट पिच वाई एफ आर बोथ ऑड एंड आर ऑफ सेम साइन। तो होता क्या है कि जो हमारी सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती है इसमें जो बैक पिच और जो फ्रंट पिच होती है ये दोनों ऑड होती हैं और सेम साइन की होती हैं। किसमें? सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में। The back pitch and front pitch are nearly equal to the pole pitch and may be equal or differ by plus or minus 2। तो होता क्या है, द बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर नियरली इक्वल टू द पोल पिच। तो ये बैक पिच और जो फ्रंट पिच है ये दोनों हमारी नियरली इक्वल होती हैं पोल पिच के। ये हो भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, पोल पिच एंड मे बी इक्वल और डिफर बाई प्लस माइनस 2। पॉजिटिव फॉर प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, नेगेटिव फॉर रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो ये जो कम्यूटेटर पिच है वो हमारी पॉजिटिव हो सकती है या होती है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में, और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए ये नेगेटिव होती है। रिजल्टेंट पिच, अब देखिए रिजल्टेंट पिच जो होती है हमारी वेव बाइंडिंग के लिए वो होती है बैक पिच प्लस फॉरवर्ड पिच, फ्रंट पिच। ठीक है, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच का जो सम है वो हमारा रिजल्टेंट पिच कहलाता है। और लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है? वाई बी माइनस वाई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर इंस्टॉल्ड नियरर टू द लोड सेंटर फॉर रिड्यूसिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं लोड सेंटर के नियरेस्ट। किस चीज़ को कम करने के लिए? तो दोस्तों ये लाइन लॉसेस को कम करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोड सेंटर के नियरेस्ट इंस्टॉल करते हैं रिड्यूस लाइन लॉसेस। वाई यूजिंग डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के यूज़ करने से क्या होता है, जो हम लोग नियर टू द लोड सेंटर के हम लोग इसको पास में नियरेस्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है, द रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीजेज। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से जो लाइन लॉसेज होते हैं हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लेंथ को कम कर देते हैं तो इससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो हमारे लॉसेस हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो लाइन के जो लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए हम डीसी जनरेटर को इंस्टॉल करते हैं लोड सेंटर के नियरेस्ट। इन ए डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। डीसी जनरेटर में जो करंट एक्सटर्नल सर्किट में दी जाती है आर्मेचर से वो किसके थ्रू दी जाती है? तो दोस्तों ये कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के थ्रू दी जाती है। द कम्यूटेटर कन्वर्ट द आर्मेचर जनरेटेड एसी टू डीसी एंड ब्रश कलेक्ट द करंट एंड गिव एक्सटर्नल सर्किट। तो कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ पर चेंज कर देता है हमारा एसी को डीसी में, और जो ब्रश हैं वो करंट को कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं। लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर मेनली ड्यू टू। जो डीसी मशीन में जो मेनली लॉसेस होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? तो दोस्तों ये हमारे होते हैं कॉपर लॉस की वजह से। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस इन डीसी मशीन। दोस्तों डीसी मशीन में कई तरह के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस आर मोर बिकॉज हाई करंट फ्लो थ्रू द कॉपर वाइंडिंग। अब डीसी मशीन में जो हमारे ज़्यादा लॉसेस होते हैं वो होते हैं कॉपर लॉसेस, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होती है।
द लॉसेस अबाउट 30% ऑफ फुल लोड लॉसेस। तो ये जो लॉसेस होते हैं वो फुल लोड लॉसेस के 30% तक होती हैं। इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है जिसकी जो स्पीड है अगर हम उसको कांस्टेंट कर देते हैं, अब व्हेन फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड, अगर हम फील्ड करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों जो जनरेटेड ईएमएफ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर विथ कांस्टेंट स्पीड व्हेन फील्ड करंट इज इंक्रीज, फील्ड करंट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है? जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज डायरेक्टली। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं? तो दोस्तों इससे होता है जो मेन फ्लक्स होता है वो हमारा डिस्टोर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर इज रिड्यूस टू मेन फ्लक्स एंड डिस्टॉर्ट मेन फ्लक्स। तो मेन फ्लक्स जो होता है वो यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, और साथ ही ये जो मेन फ्लक्स है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। द आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड। तो आर्मेचर रिएक्शन है क्या? तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन जो है, आर्मेचर फ्लक्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो मेन फ्लक्स पे, जो मेन फील्ड पर जो इफ़ेक्ट आता है, आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फील्ड पर जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारा आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई, जो आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करें कि ये लिखा है, देखिए, मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न। तो जो हमारे एम्पियर टर्न है, मेन फील्ड है, उसके जो एम्पियर टर्न है उनको हम ज़्यादा बना दें कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न। आर्मेचर एम्पियर टर्न से अगर हम ज़्यादा बना देते हैं तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। द सीरीज फील्ड ऑफ ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इज एक्साइटेड बाई। अब यहाँ पे कौन सा जनरेटर है हमारा? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे हम इसकी जो फील्ड है उसको एक्साइट करते हैं आर्मेचर करंट के द्वारा। एक्साइट बाई ए आर्मेचर करंट। अब इसमें आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एफ होता है। आई ए है यहाँ पर दोस्तों आर्मेचर करंट, और आई एल है हमारी लोड करंट, और आई एफ है यहाँ पे हमारी फील्ड करंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इन विच द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द सीरीज वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए, अब ये जो हमारा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, देखिए दोस्तों ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा हो गया आर्मेचर, और इसके हम सीरीज में हम एक वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे, सीरीज वाइंडिंग, और इसके बाद हम यहाँ पर शंट वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे लोड। तो यहाँ पे हमारी आई एल करंट फ्लो हो रही होगी अगर हम यहाँ पे लोड लगा देते हैं, और यहाँ से हमारी आई एफ करंट फ्लो होगी जो कि फील्ड करंट होगी, और यहाँ से हमारी आई ए करंट फ्लो हो रही होगी। अब आप देखिए ये जो सीरीज फील्ड है वो एक्साइटेड कब होगी? जब यहाँ पर ये हमारी आई ए करंट होगी। जब आई ए करंट होगी तभी हमारी जो सीरीज फील्ड है वो यहाँ पर एक्साइट होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर करंट।
क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज वाइंडिंग है उसी में हमारी आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉज हैज़ लीस्ट प्रोपोर्शन इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो कि कम होते हैं। तो दोस्तों जो मैकेनिकल लॉसेस हैं वो यहाँ पर लीस्ट होते हैं। द लॉस एसोसिएटेड विद मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑफ द मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे लॉसेस होते हैं वो यहाँ पर हम मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। द लॉसेस एसोसिएटेड विद मैकेनिकल फ्रिक्शन से एसोसिएटेड जो लॉस होते हैं उनको हम मशीन के मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। द लॉसेस अकर्स इन वेयरिंग, जैसे कि वेयरिंग हो गया और ब्रश हो गया, विंडेज लॉसेस हो गए, ये क्या होते हैं, ये वेरी स्मॉल अबाउट 15% ऑफ फुल लोड। तो ये जो लॉसेस हैं वो हमारे कम होते हैं 15% ऑफ फुल लोड। मैकेनिकल लॉस दोस्तों हमारे एक होते हैं फ्रैक्शन लॉस और एक होते हैं हमारे विंडेज लॉस। इफ़ द नंबर ऑफ पोल इन लैप बाउंड डीसी जनरेटर आर डबल, द जनरेटेड EMF विल बी increased by a factor of 2, decreased by a factor of 2, increased by a factor of 4, unchanged। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनचेंज्ड। If the number of poles in lap wound DC generator are double, the generated EMF will be unchanged because in lap winding A is equal to P। दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला तो ये पढ़ा ही होगा, EG इज इक्वल टू 5P ZN अपॉन 60 इंटू A। और लैप बाइंडिंग के केस में ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ये हमारे P के इक्वल होते हैं। तो अगर हम P को यहाँ पर अगर इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पर पोल को यहाँ पर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। तो और ये दोनों सेम होते हैं तो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम पोल को बढ़ाते हैं तो जो हमारा जनरेटेड EMF है वो यहाँ पर अनचेंज्ड होगा। सो EMF डज नॉट डिपेंड ऑन पोल इन लैप वाइंडिंग DC जनरेटर। तो यहाँ पे EMF जो है वो यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा लैप वाइंडिंग ऑफ DC जनरेटर पोल पर, ठीक है, पोल पर यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम पोल को यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो जो हमारा जनरेटेड EMF है वो हमारा उतना ही रहेगा, अनचेंज्ड।